राइट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको वादा करा था, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं उसको डेवलप करेंगे और इसका कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप डेल्टा यू पढ़ते हैं, राइट? डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी से पहले हम इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं कि वो होती क्या है। और आज के वीडियो का पर्पज है एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। फिर मैं आपको बोल देता हूं कि इसको आपको मेमोराइज करना है। कॉन्सेप्चुअली तो मैं आपको समझा ही दूंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको परमानेंट इसके क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है इसके अंदर, इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर थोड़े से ज्यादा फॉर्मूलेज हैं। सारे मेमोराइज कर लीजिए, समझ आ जाएगा तो 70% तो दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन लिख के प्रैक्टिस करें और उसको याद कर लें, तभी आपके पूरे दिमाग में उतर जाएगा। आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 जो मैंने लिखा है, जिसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ओब्लिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। मैं शुरू करूंगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। यहीं से शुरुआत होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की। तो चलिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल एनर्जी के बारे में मैं बात करूंगा। अगर आपने पहले चैप्टर्स पढ़े हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस की, आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको लिखा जाता है, अगर आप बहुत दिमाग लगाएंगे अपना, तो दैट डेरिवेशन वाज 3/2 के टी। राइट, अगर आपको ये याद हो तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था और टी इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। आई होप यू रिमेंबर दिस। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप चैप्टर देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, वहां पे आपको ये फॉर्मूला नजर आएगा, एंड के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ट्रांसलेशनल का क्या मतलब है? ट्रांसलेशन का मतलब है लीनियर काइनेटिक एनर्जी। रोटेशन को इसके अंदर इंक्लूड अभी हमने नहीं करा है। और कम से कम जो मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं उनमें तो बिल्कुल भी रोटेशनल मोशन पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ लीनियर मोशन होता है, माने स्ट्रेट मोशन। तो जब हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम रोटेशन को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ये जो 3/2 kT है, दिस इज द लीनियर माने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल एटम। एक सिंगल एटम की काइनेटिक एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, राइट? अब इसका अगला आपने स्टेप देखा होगा पिछले चैप्टर्स के अंदर कि हाफ एम वी आर एम एस स्क्वायर, राइट? तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको भी पढ़ लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंटरनल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसी को पढ़ना पड़ता है। क्योंकि ये बोला जाता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली मोशन ऑफ एटम्स ही होती है। जो एटम्स किसी गैस के चेंबर में हिल रहे होते हैं, वो जो मोशन होता है उसका, उसी मोशन की वजह से इसके पास एक इंटरनल एनर्जी होती है। तो सारा जो एट्रीब्यूट है इंटरनल एनर्जी का, वो काइनेटिक एनर्जी को दे दिया जाता है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी। ये आपको एक एक्सप्रेशन याद रखना है। ये देखिए डायरेक्टली थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेशन तो नहीं है, लेकिन डेरिवेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी में इसका बहुत बड़ा महत्व है, राइट? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया कि स्टेप नंबर 1 क्या है। आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम के बारे में पता होना चाहिए, उसको आपने लिंक कर दिया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। अब देखिए इस फॉर्मूले से आप किस नतीजे पे पहुंचे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज ऑल्सो कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, राइट? अभी मैं इंटरनल एनर्जी पे आता हूं। तो स्टेप नंबर क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि काइनेटिक एनर्जी माने आपका जो गैस का चेंबर है, ये आपके गैस के चेंबर में जो एटम्स हैं ये वाले, और आप अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो एटम्स हैं ये हीट सप्लाई होने की वजह से दे स्टार्ट मूविंग रैंडमली, और रैंडम मोशन के अंदर इनके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। अभी हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं,
हम मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं। मोनोएटॉमिक गैस सिर्फ लीनियर मोशन एग्जिबिट कर सकती है। मोनोएटॉमिक गैसेस हैव ओनली लीनियर मोशन, माने ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन ही रहता है इनके पास। दिस इज नंबर वन, इस बात को आप याद रख लें। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी के ऊपर, जहां पे मैं यही सिलेंडर ले रहा हूं, इसके अंदर मैंने इसको पिस्टन से बंद करा हुआ है, राइट, ये पिस्टन है यहाँ पे, यहां मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं। एटम्स रैंडमली हिलते हैं, और एटम जब रैंडमली हिलते हैं, मान लीजिए 1 मोल ऑफ एटम है इसके अंदर, राइट, 1 मोल ऑफ एटम, तो ये तो सिंगल एटम के लिए है। तो जो एनर्जी होती है फॉर 1 मोल, वो हो जाएगी 3/2 k × T मल्टीप्लाई बाय द अवगाद्रो नंबर, माने 6.023 n नंबर से लिंक हो जाएगी। दिस इज द अवगाद्रो नंबर, दिस इज द एनर्जी कंटेन्ड बाय 1 मोल ऑफ द गैस, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, k को आप कन्वर्ट कर लीजिए, दैट विल गेट कैंसल्ड, इट इज r डिवाइडेड बाय n। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, दिस विल बिकम 3/2 RT। तो देखिए, जो हमने स्टार्ट करा कॉन्सेप्ट एनर्जी ऑफ अ सिंगल एटम, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल, राइट, दिस इज ऑफ 1 मोल, राइट। यही जो फॉर्मूला है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की, वही एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है। अभी हम बात कर रहे हैं मोनोएटॉमिक गैस की, बट जनरली द काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ मोनोएटॉमिक गैस ट्रांसलेशनल होती है। अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा हो जाए तो रोटेशनल मोशन भी आ जाता है, तो जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ बेसिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी समझना है। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज 3/2 RT। 1 मोल के लिए मैंने निकाला ये, राइट, 3/2 RT। अगर आपके पास ज्यादा मोल्स हैं, तो इंटरनल एनर्जी फॉर n moles will be 3/2 nRT। This is the internal energy of a gas for n moles, for n moles। मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूले सारे आपको पता होना चाहिए। दिस इज द इंटरनल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो द इंटरनल एनर्जी। सो कंप्लीटली इंटरनल एनर्जी इज कंप्लीटली एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी, ये देख लीजिए आप। और ये भी इंटरनल एनर्जी फॉर n moles आपने लिख दिया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे इंटरनल एनर्जी जो है वो कुछ भी नहीं होती, वो सिर्फ एक जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस होती है, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस होती है, उसी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 1 आप याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टॉपिक पे जा रहा हूं मैं। और मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर समझाया था, देयर वाज अ क्वांटिटी कॉल्ड एज CV, राइट, विच इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या करना, अब देखेंगे, हम देखेंगे कि ये जो हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ी, ये किस तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में हेल्प करती है। देखिए, आप जब एक गैस को एक सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं और ऊपर पिस्टन डाल देते हैं, अब हमारा प्रोसेस जो हम लेंगे आइसोकोरिक लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बदलना हमको, तो हम इसके अंदर हीट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम को हमने नहीं बदलना, वॉल्यूम हैज टू रिमेन द सेम। एज वी सप्लाई द हीट, द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम T टू T प्लस डेल्टा T। ये आपका टेम्परेचर बदल रहा है, राइट, हीट सप्लाइड हो रही है। देखिए, आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन तो आपको मालूम है 0 है। अब मैं दोबारा उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा हूं, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर में आ रहा हूं, जो आपको मालूम है कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस द वर्क डन। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये एक सिर्फ इंटरनल एनर्जी है जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T हो जाएगा, तो EI विल चेंज, दिस विल चेंज, और हम सब्ट्रैक्ट करके चेंज निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं,
मोलर स्पेसिफिक हीट की एक मोल ऑफ गैस अगर अवेलेबल हो और उसका टेम्परेचर हम जरा सा बढ़ाएं तो कितनी हीट वो ले लेता है एक मोल के टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने में। आइए चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने में। वर्क डन जीरो है क्योंकि वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, राइट, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग ऑफ द गैस एट ऑल। तो इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। आपने जो हीट सप्लाई करी इसके अंदर, दैट हीट इज क्यू, और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज 3/2 एन आर टी प्लस डेल्टा टी माइनस 3/2 एन आर टी। वर्क डन इज जीरो। Q is equal to 3/2 nRT plus 3/2 nR डेल्टा टी माइनस 3/2 nRT। ये दोनों कैंसिल हो गए। हीट सप्लाइड फॉर n मोल्स इज इक्वल टू दिस मच। मैं n को नीचे ले आता हूं। हीट सप्लाइड पर मोल इज इक्वल टू 3/2 R डेल्टा टी। दिस क्वांटिटी कि आपने एक मोल के लिए कितनी देखिए ये Q जो है दिस इज बीइंग यूज्ड टू हीट n मोल्स, राइट। और आपको दिख रहा है Q वर्क डन के लिए बिल्कुल भी नहीं यूज हो रही क्योंकि वर्क डन है ही नहीं यहाँ पे। तो सारा का सारा Q यूज हो रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। देखिए ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाली है मैंने। दिस इज द फाइनल टेम्परेचर, दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर, सब्ट्रैक्ट करा दिस क्वांटिटी, द टोटल हीट विच यू सप्लाई फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी फॉर 1 मोल, क्योंकि आप Q डिवाइडेड बाय N करेंगे तो पर मोल बेसिस पे आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। और क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने कैलकुलेट करी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आपको किसी भी गैस की स्पेसिफिक हीट निकालनी है दैट इज गिवन बाय 3/2 R। अब आप बोलेंगे डेल्टा टी का क्या करें। देखिए जब आप डेल्टा टी को 1 ले लेंगे, 1 केल्विन, राइट, मतलब आपने एक मोल की गैस के लिए कितने हीट सप्लाई करी वो आपने निकाल लिया Q/N। टेम्परेचर चेंज आपको कितना लेना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, देन CV कम्स आउट टू बी 3/2 R। So CV is nothing but the amount of heat required per mole to change the temperature of a gas by 1 केल्विन या 1 डिग्री। सब्ट्रैक्शन है इसलिए अलाउड है। देखिए ये फिक्स्ड क्वांटिटी है 3/2 R। यही मैंने जब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना सिखाया था इसी को मैंने यूज करा था, राइट। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन को याद कर लें कि द ये मैंने बात करी है देखिए मोनो एटॉमिक गैस की, राइट, दिस इज द मोनो एटॉमिक गैस। तो ये हमने बात करी मोनो एटॉमिक गैस की। तो मोनो एटॉमिक गैस में आप ध्यान से देखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज रिटन एज 3/2 KT फॉर अ सिंगल एटम। फिर आपने उसको 1 मोल के लिए 3/2 RT लिखा। फिर इसी इंटरनल एनर्जी के एक्सप्रेशन को आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए यूज करा और वहां पे भी आपने 1 मोल ले लिया, 1 केल्विन सब्ट्रैक्ट करने के लिए कर लिया। तो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे वॉल्यूम आपने बदला नहीं, राइट। योर डेल्टा V इज इक्वल टू 0 और ये आपका आंसर आ गया बेसिकली 3/2 R। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया लॉजिक कि C3/2 R मोनो एटॉमिक गैस का आपने निकाला है। मोनो एटॉमिक गैस क्योंकि शुरुआती मोनो एटॉमिक गैस से करी थी। 3/2 KT जो है लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस होती है। और मोनो एटॉमिक गैसेस के अंदर सिर्फ लीनियर मोशन अलाउड होता है, किसी भी तरह का रोटेशनल मोशन ऑफ एटम अलाउड भी नहीं होता। तो इसको सीधा सीधा बाहर कर दीजिए। तो इस ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने इसको मोनो एटॉमिक गैस के लिए पढ़ा है, राइट, क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ लीनियर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूज करा है और कुछ भी यूज नहीं करा है। आइए अगले टॉपिक के ऊपर जाते हैं जहां पे हम पढ़ेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक गैस है कांस्टेंट वॉल्यूम बने। अब गैस को बदल देंगे। गैस को हम क्या रख लेंगे, गैस को हम रख लेंगे एक डायटोमिक गैस और फिर गैस को रख लेंगे ट्राइएटोमिक गैस। बेसिक में जाइए कि जो गैसेस की जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है मोनो एटॉमिक गैस के अंदर। अब यही एनर्जी हमने कंसिडर करनी है मॉलिक्यूलर लेवल पे डायटोमिक और ट्राइएटोमिक गैस के लिए। और इसका जो चार्ट है
मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको याद कर लीजिए क्योंकि बच्चे फिर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पिक्चर आ जाती है कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो आपका जो स्पेसिफिक हीट है दैट इज 3/2 R, पर वो गलत है। वो दैट इज ओनली फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। डायटोमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस को हमें अलग तरीके से अप्रोच करना है। उनके पास भी एक मोलर स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू डिपेंड करती है उसके काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स पे। मोनोएटॉमिक गैस में एक ही टाइप थी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, जिसको ट्रांसलेशनल बोलते हैं। अब यही काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ डाइएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक, इसके मल्टी डायमेंशन आ जाएंगे और हम उसकी मदद से इसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ढूंढ लें। ऑलराइट, तो पहले सबसे हम बात करते हैं डाइएटॉमिक गैस की। डाइएटॉमिक गैस, देखिए अभी तक हमने जो मोनोएटॉमिक गैस के लिए पढ़ा था, मोनोएटॉमिक गैस एक सिंपल मॉलिक्यूल होता है। मोनोएटॉमिक गैस इज अ सिंपल सिचुएशन। और सिंपल का क्या मतलब है, सिर्फ लीनियर मोशन, माने ट्रांसलेटरी मोशन अलाउड है। लेकिन देखिए डायटोमिक गैस को जब आप हीट देंगे, व्हेन यू सप्लाई हीट टू अ डायटोमिक गैस, तो इसके जो एटम्स होते हैं वो एक तो ट्रांसलेटरी मोशन दिखाते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, राइट, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा मोशन जो ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे रोटेशनल, राइट। दीज आर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिचुएशंस। तो डायटोमिक गैस को जब आप हीट देंगे तो एक हीट का हिस्सा जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन में और एक हीट का हिस्सा जाएगा रोटेशनल में। तो डायटोमिक गैसेस दो टाइप की काइनेटिक एनर्जीज रखते हैं अपने पास। इसीलिए अगर आप इसकी डेरिवेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डाई एटॉमिक गैस, राइट, डाई एटॉमिक गैस की मैं बात कर रहा हूं, डाई एटॉमिक गैस, दैट विल कम आउट टू बी 5/2 R। देखिए आपने जब ये मोनो एटॉमिक के लिए करा था तो 3/2 R है, दोनों ही सीवी हैं, बट दिस इज फॉर अ डाई एटॉमिक गैस, ये ध्यान रखना है आपको। अब बहुत सारे बच्चों का इंप्रेशन है कि अब इसके अंदर 5/2 R में से कितना हिस्सा लीनियर का है। तो देखिए लीनियर वाला हिस्सा किसी भी गैस का नहीं बदलता। अगर मैं बात करूं डायटोमिक गैस की, तो डायटोमिक गैस के अंदर जो लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो 3/2 R है, वो नहीं बदलती, राइट। लेकिन क्योंकि वहां पे रोटेशन भी है, उसलिए एक्स्ट्रा जो है उसके अंदर आर जुड़ जाता है, एंड दैट गिव्स यू द फॉर्मूला 5/2 R। इसको याद रख लीजिए आप कि जो लीनियर पार्ट होता है, जो काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोशन की वजह से बदलती है, दैट इज ऑलवेज 3/2 R। वो तो हमेशा हर गैस के लिए 3/2 R है, लेकिन क्योंकि डायटोमिक गैस में एक्स्ट्रा पार्ट होता है रोटेशन का, इसीलिए ये जो है सी वी उसकी बढ़ जाती है और उसका फॉर्मूला है 5/2 R। इसको मेमोराइज कर लीजिए। अब जाते हैं हम ट्राई एटॉमिक गैस के ऊपर। ट्राई एटॉमिक गैस जो है वो और थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, रिमेंबर दैट। ट्राई एटॉमिक गैसेस जो है दे आर मोर कॉम्प्लेक्स। वहां पे मोशन ट्रांसलेटरी भी है जो 3/2 R ले जाएगा, राइट। वहां पे मोशन रोटेशनल भी है और वहां पे एक और चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, दैट इज ऑसिलेटरी। माने जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप पढ़ते हैं, तीन टाइप के मोशन एग्जिबिट करता है एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तो जो आप एनर्जी देते हैं वो इस्तेमाल होती है तीन एरियाज के अंदर, राइट। वन एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान दीजिए आप। ट्राई, ये मैं सब कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम पे बोल रहा हूं। द वॉल्यूम इज कांस्टेंट हियर, द वॉल्यूम इज कांस्टेंट हियर, द वॉल्यूम इज कांस्टेंट हियर, क्योंकि देखिए मैंने चैप्टर रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम का लेसन है मेरा। तो इसको इसका जो आता है 3R, इसको भी याद रख लीजिए। तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 3/2 R।
the specific heat of a diatomic gas is 5/2 R, of a triatomic gas is 3 R, राइट। ये एक मोल के लिए है, और टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है इसके अंदर, 1 डिग्री का या 1 केल्विन का। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे इस लेसन के अंदर समझा दिया था किस तरह से हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करते हैं। टोटल हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, दैट गिव यू 3/2 R फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। उसी को हमने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया और रीजनिंग भी दे दी है कि क्यों हमारा जो ट्राइएटॉमिक गैस और डाइएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट ज्यादा क्यों है। लेकिन दोबारा से मैं एक बात रिपीट कर देता हूं, चाहे ये ट्राइएटॉमिक गैस है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से मोलर स्पेसिफिक हीट है, दैट इज 3/2 R, वो नहीं बदलती, दैट रिमेन्स 3/2 R। तो इसके अंदर से मैं बात करूं तो 3/2 R हिस्सा जो है, दैट एनीवे गोज फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। आइए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल एनर्जी। जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं तो लगातार एक बात आती है कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, राइट। पाथ कोई भी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी चीज को मैं, इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, आपने जब डेरिवेशन करी इंटरनल एनर्जी की विद द मोलर स्पेसिफिक हीट की, तो आपने क्या देखा कि जो इंटरनल एनर्जी है हीट सप्लाइड से लिंक्ड है, एंड इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट कम्स आउट टू बी दिस क्वांटिटी, राइट, 3/2 RT। तो आपने जब एनर्जी चेंज निकाला पर मोल, वो कितनी आ रही थी आपकी, अगर बहुत ध्यान से देखें, दैट केम आउट टू बी 3/2 R ΔT। ये पर मोल के हिसाब से आपकी आई थी। अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वर्क डन तो हुआ नहीं, तो जो भी आपने ये निकाला है इट इज नथिंग बट डेल्टा यू, राइट। डेल्टा यू ही निकाला है आपने। डेल्टा अगर आप एन भी उधर ले जाते हैं तो यू व्हाट यू गेट इज 3/2 RN × ΔT। अब आप देखिए, चेंज इन टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट है, पाथ का तो इसमें मतलब ही नहीं है। तो इसी बात को हम ग्राफिकली समझते हैं कि अगर किसी बॉडी की आप इंटरनल एनर्जी बदलते हैं तो वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, कहां से कहां टेम्परेचर बदल रहा है। क्या आप आइसोबारिक प्रोसेस लें, आप आइसोकोरिक लें, आप एडियाबैटिक लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप किस तरह का प्रोसेस ले रहे हैं। आइए इस बात को हम पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इससे। ये आपका एक पीवी इंडिकेटर डायग्राम है, राइट, पीवी इंडिकेटर डायग्राम है। ये आपका एक पीवी इंडिकेटर डायग्राम आपने बनाया। दूसरा मैं एक और बना देता हूं हायर टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पे टेम्परेचर है T, यहाँ पे टेम्परेचर है T+ΔT। दिस इज आइसोथर्म नंबर 1, दिस इज आइसोथर्म नंबर 2, राइट। पीवी का ग्राफ है। देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं इस गैस को यहां से यहां ले जाता हूं, मान लीजिए यहां से यहां, ये मेरा टेम्परेचर यहाँ पे T रहेगा, क्योंकि थ्रू आउट दिस ग्राफ द टेम्परेचर हैज टू बी T, एंड थ्रू आउट दिस ग्राफ द टेम्परेचर हैज टू बी T+ΔT। आप इसको यहां से यहां ले गए, राइट। इसको यहां से अगर यहां ले गए, कांस्टेंट वॉल्यूम है, देखिए आप, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। तो पहली सिचुएशन जो मैं बात कर रहा हूं ये वाली कांस्टेंट वॉल्यूम की, सिचुएशन नंबर इज कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। वही टॉपिक है हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम का। लेकिन मैं पाथ दिखा रहा हूं आपको, मैंने आइसोकोरिक पाथ लिया है। टेम्परेचर मेरा यहां से यहां बदला, तो जो भी मेरी डेल्टा यू है, मान लीजिए वो ये आती है। अब मैं पाथ बदल लेता हूं, अब मैं कांस्टेंट प्रेशर के पाथ पे जाता हूं, देखिए ऐसे जाता हूं मैं, राइट। अब देखिए मेरा यहाँ पे वॉल्यूम तो जो है वो बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम अलग है, यहाँ पे वॉल्यूम अलग है। ये मेरा ग्राफ नंबर 2 है। लेकिन देखिए, दो आइसोथर्म के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर था T+ΔT, यहाँ पे टेम्परेचर T है, टेम्परेचर तो सेम ही बदल रहा है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज ग्राफ नंबर 2 में भी डेल्टा यू ही होगी, ये भी डेल्टा यू होगा, ये भी डेल्टा यू होगा। अब मान लीजिए एक आदमी है, वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं, आई वुड लाइक टू टेक दिस इन अ डिफरेंट मैनर। आप डिफरेंट मैनर में ले जाइए, आपकी मर्जी, आप कैसे भी ले जाएं। आप मान लीजिए इसी ग्राफ को, ये पीवी ग्राफ जो मैंने बताए बनाए हैं, एक ये आइसोथर्म बनाया, एक आइसोथर्म मैंने ये बताया, दो प्रोसेस मैंने कवर करे। एक करा मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम का, जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूँ। दूसरा मैंने करा कांस्टेंट प्रेशर का, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक ऐसा प्रोसेस लेता हूं जिसके अंदर मैं ऐसे मूव करता हूं, राइट,
ऐसे मूव करता हूं। देखिए इसके अंदर आपने क्या लिया है, आपने अलग पाथ ले लिए, तो पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 3 में भी आप टी प्लस डेल्टा टी पे जा रहे हैं, राइट। मान लीजिए डायरेक्शन आप उल्टी कर लेते हैं, आप डेल्टा टी से टी प्लस डेल्टा टी से टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाली जो सिचुएशन है, इसके अंदर भी आपकी डेल्टा यू ही रहती है। मतलब आप किसी भी पाथ में चले जाएं, आप कांस्टेंट वॉल्यूम के पाथ में चले जाएं, आप कांस्टेंट प्रेशर के पाथ में चले जाएं, या आप कोई और पाथ ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको मैं थोड़ा और क्लीनली दिखा देता हूं। मान लीजिए आपकी दो आइसोथर्म है, ये आपका वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम बदलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी इंटरनल एनर्जी में। अब आप कांस्टेंट प्रेशर पे जाते हैं और आप बेसिकली यहां से यहीं जाते हैं। मान लीजिए आपका ग्राफ पीछे तक जा रहा है, अब ये कांस्टेंट प्रेशर है आपका, राइट। इधर आपका वॉल्यूम सेम है लेकिन प्रेशर जो आपका सेम है, ये पाथ लिया। लेकिन आइसोथर्म तो आपने यहां से यहीं ट्रेवल करी, यहीं से यहीं करी। कोई भी पाथ ले लीजिए, मान लिया आप ये वाला पाथ ले लेते हैं, तीसरा पाथ, और देखिए गए तो आप टी प्लस डेल्टा टी तक ही, राइट। शुरू आपने करा टी से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप टी से शुरू करके टी प्लस डेल्टा टी के ऊपर चले जाएं, कोई भी पाथ ले लेंगे, इंटरनल एनर्जी इज ओनली अ फंक्शन ऑफ डेल्टा टी। तीनों पाथ के अंदर जो टेम्परेचर बदल रहा है दैट इज डेल्टा टी, एंड देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस टाइप। आप कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर जाएंगे, अगर आप आइसोथर्मल की बात नहीं करते, क्योंकि उसमें तो टेम्परेचर बदलता ही नहीं है, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। उसमें मैंने आपको बताया था कि आइसोथर्मल के अंदर स्पेसिफिक हीट इज इंफिनिटी, वो आपको मेमोराइज करना है। तो आपने आज के लेसन के अंदर चार बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े कि कहां से शुरू होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी शुरू होता है काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट से, और उसको डेवलप करते करते हम बेसिकली आ गए इंटरनल एनर्जी के बेसिक इक्वेशन पे, विच इज 3/2 nRT फॉर n मोल्स। ये हमने स्टडी कर लिया। इस कॉन्सेप्ट को आगे हमने यूज कर लिया, एक मोल इंटरनल एनर्जी बदलने में 1 डिग्री से कितनी एनर्जी हीट चाहिए होती है, उसको मोलर स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं। और उसके बाद आपने उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर लिया डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक गैस के अंदर, और आपने फिर इंटरनल एनर्जी, ये मैंने सारे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे पढ़ाया था, लेकिन मैंने जब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया तो इधर मेरा एम्फोसिस क्या था कि टेम्परेचर चेंज सेम ही रहता है तो इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट थर्मोडायनेमिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, वहां पे ये यूज होते हैं, राइट। उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में ये सारी बातें बैठी। इस वीडियो को बार बार देखें, पिछले वीडियो को भी देखें जहां पे मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया है चारों प्रोसेस के लिए। उससे पुराने वीडियो को भी देखें जहां पे मैंने पूरा ग्राफ समझाया है 3 प्रोसेसेस के लिए। एडियाबैटिक का पेंडिंग है, उसे मैं लाने वाला हूं। तब तक आप मेरी थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें और उसे बहुत ध्यान से सुने। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल और बहुत अच्छे लेवल के सॉल्व्ड क्वेश्चन और विद एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाएंगे। देखिए बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारी वेबसाइट और बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन कोई भी चैनल इस लेवल की डिटेलिंग आपको नहीं बता रहा। आप आराम से मजे से बिना कोचिंग के प्रेशर के आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, बिना कोई पैसा खर्चे आप इसको फिजिक्स को समझ पा रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं आपके ऊपर। और इतनी क्लैरिटी से बताया जा रहा है कि कोई आप बुक भी नहीं रेफर करेंगे। अगर आप बुक से पढ़ेंगे जो आइडियल रहता है, तो आपको ये समझने में 10 घंटे लग जाएंगे, जो मैंने आपको करीब आधे घंटे के अंदर समझा दिया। इसको आप पढ़ लेंगे तो किताब पढ़ने की भी आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे न्यूमेरिकल के लिए। आज मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप करा इंटरनल एनर्जी का, मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ डायटोमिक ट्राइएटोमिक गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस टाइप इफ द टेम्परेचर चेंज इज कांस्टेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर चेंज। प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को स्प्रेड करें, इस चैनल को अपनी फैमिली फ्रेंड्स इधर उधर आप सब जगह बताएं कि किस तरह से इस पे फिजिक्स पढ़ाई जा रही है बिना हंसी मजाक के। सारा फोकस पढ़ाई के ऊपर है, सीरियस अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और बातें भी करने हैं। इस तरह से नहीं पढ़ा रहा कि प्रेशर लगे आपको,
बहुत ही आराम से डिटेलिंग में एक एक स्टेप को समझा के आम भाषा के अंदर। आम भाषा का ये फायदा रहता है कि हर बच्चे को ये समझ में आ जाएगा, कोई प्रेशर नहीं महसूस होगा। इसी चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको स्प्रेड करें। 1 मिलियन स्टूडेंट को मैं ग्लोबली इंपैक्ट करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा मेरा विक्ट्री तभी होगी जब 1 मिलियन स्टूडेंट इस चैनल से बेनिफिट उठाएंगे और उनकी जिंदगी में चेंज आएगा। फिजिक्स से डरना बंद करेंगे, एंट्रेंस में सिलेक्ट होंगे, अच्छी जगह जॉब लगेगी और उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय का। पुराने वीडियोस थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट में देख लें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी देख लें अगर आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में समझना है, अगर आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में समझना है। तो ये चैप्टर जो था अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैस, and molar specific heat for all these three types has been developed. Thank you very much.